दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स वंस अगेन हम एक नए वीडियो लेकर आ चुके हैं। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 14 है और वो गॉस के एप्लीकेशन पर बेस्ड है। ठीक है, तो गॉस के जो एप्लीकेशंस है या गॉस का थ्योरम एक बार उसको फिर से हम रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि गॉस में क्या क्या कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है और कहाँ कहाँ उसकी एप्लीकेशंस यानी लिमिटेड है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखे थे कि एक सबसे पहले हमने ये बताया था आपको कि कोई भी जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है ये एरिया एक वेक्टर वैल्यू है। ठीक है, एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और एरिया की जो वेक्टर होता है यानी एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जो भी एरिया होगा उसका जो सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर ही होगा। सपोज करो कि ये एक रेक्टेंगल है तो इसका जो वेक्टर बनेगा इसके परपेंडिकुलर बनेगा, चाहे वो आउटवर्ड हो चाहे वो इनवर्ड हो। ठीक है, अब हमने ये देखे थे कि ये जो है 2D सरफेस है, लेकिन जब हम 3D सरफेस की बात करते हैं, ठीक है, जब हम कोई 3D सरफेस की बात करते हैं तो 3D सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा एक क्लोज्ड यानी क्लोज सरफेस कहते हैं इसको। 3D सरफेस को क्लोज्ड सरफेस कहते हैं और इसका जो एरिया वेक्टर होता है ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, इनवर्ड नहीं होता। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब किसी भी सरफेस से कितनी फील्ड लाइनें गुजरेगी यानी जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है उसको हम लोग कहते हैं फ्लक्स, उसको हम लोग कहते हैं फ्लक्स। और जो फ्लक्स की जो लाइन है या जो फ्लक्स है वो क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी एस, E इंटू डी एस। ठीक है, या तो फॉर्मूला इस तरह से लिखा जा सकता है E इंटू एस। ठीक है, E इंटू एस, लेकिन यदि मान लेते हैं कि ये तब लिखा जाएगा जब कि वो कैसा हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यदि कांस्टेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि कांस्टेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट यदि है तो इसे लिखा जाएगा फाई ऑफ E बराबर से E इंटू एस। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि बदल रही है बार बार तो फिर ऐसे में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन E इंटू डी एस। ठीक है, E इंटू डी एस, वैक्टर E इंटू डी एस। ठीक है, और यदि आपको इनके बीच में फॉर इन्हें डॉट हटाना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं फाई ऑफ E बराबर से E डी एस कॉस थीटा। ठीक है, और यदि यहाँ पर भी लगाना है तो E इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और यदि हम छोटे से फील्ड के लिए बात कर रहे हैं तो उसमें कितना बनेगा, डी फाई बनेगा, तो उसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, E डॉट डी एस वैक्टर में, और यदि वैक्टर हटाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, E इंटू डी एस डॉट कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने ये 4 फार्मूले देखे थे फ्रेंड्स। एक्चुअल में क्या होता है कि गॉस का कोई प्रूफ है नहीं, लेकिन हम जनरली बोल देते हैं कि ठीक है ऐसा कर लो, लेकिन उसका एक्चुअल कोई प्रूफ होता नहीं है। देखो जैसे मान लेते हैं कि इसका मैं प्रूफ बताने के लिए कि हालांकि केवल लिखने के लिए लिख देते हैं ऐसा, लेकिन एक्चुअल में तो इसका ऐसा कोई प्रूफ है नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सरफेस है। ठीक है, और सरफेस में एक पर्टिकुलर सेंटर से मान लेते हैं ये सेंटर है, और इस सेंटर से हमने क्या किए, कुछ फील्ड लाइनें हैं वो बाहर की ओर निकल रही है, इस तरह से निकलेगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी कुछ फील्ड लाइनें बाहर की ओर निकल रही है। ठीक है, अब हम क्या मानते हैं, देखो कि यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम P ले लेते हैं और इसका एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, DA ले लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर हमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये पता लगाना है। तो देखो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर से क्या निकलेगा, इस पर चूंकि यहाँ पर यदि सेंटर पर यदि प्लस Q चार्ज है तो क्या होगा, ये इस पर चारों तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बटेगी।
ठीक है, रेडियली बटेगी। तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, और यदि इसकी रेडियस मान लेते कैपिटल R है तो ये R² हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट वाले पॉइंट पर। यदि हम मान लेते हैं इस पॉइंट पर यदि हम बात करें तो E2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट EQ/R²। मतलब क्या होगा, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इसके चारों ओर यदि रेडियली इस सर्किल के सरफेस पर, ये स्फीयर के सरफेस पर यदि देखेंगे, ये स्फीयर एक्चुअल में है, क्योंकि गॉस लॉ तो केवल 3D पर ही लागू होता है। ठीक है, 2D पर लागू नहीं होता, क्लोज सरफेस पर ही चालू होता है। ये ध्यान देना फ्रेंड्स, जो गॉस का जो रूल है केवल क्लोज सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है। क्लोज सरफेस पर गॉस लॉ लागू होता है। ठीक है, गॉस लॉ वर्क करता है, आप ये याद रखिए। तो अब ये E1 पॉइंट पर देखेंगे, ये E2 पॉइंट पर देखेंगे, तो सब बराबर ही है। E1 बराबर से E2 बराबर से E3 बराबर से, सब बराबर है। इसका मतलब है कि सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। कैसा हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तब अब इस सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी फ्लक्स बनेगा, तो हम फ्लक्स के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट पर फ्लक्स कितना बनेगा, इस छोटे से पॉइंट पर फ्लक्स कितना बनेगा, तो d∅ बनेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, E इंटू इसका हमने एरिया कितना माने d है। अच्छा, E d है, और साथ में क्या होता है cos थीटा। अब आप देखो इस सरफेस की जो है, इस सरफेस की जो एक्चुअल में यदि वेक्टर देखेंगे तो ये वेक्टर भी बाहर की ओर ही रहेगा। ठीक है, और फील्ड भी उसी तरफ जा रही है। मतलब जिस और फील्ड जा रही है उसी और क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो उनके बीच में एंगल कितना आ गया, थीटा 0 आ गया। तो यहाँ पर d∅ बराबर से कितना होगा, E dA cos 0, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। मतलब E इंटू dA हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, E dA। अब ये d∅ हो गया। अब ऐसे ही तो पूरा सरफेस होगा, यदि d∅ अपन जोड़ते चले जाएंगे तो पूरा सरफेस ही तो मिल जाएगा। तो यदि हमें टोटल सरफेस निकालना है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ d∅, और इंटीग्रेशन ऑफ d∅ का मतलब होता है E इंटू dA। ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट हो गया, तो इसको हम लोग इससे बाहर कर लें इंटीग्रेशन से। इसको हम लोग यहाँ पर, ये इसका मतलब क्लोज सरफेस फ्रेंड्स है। तो E बाहर हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dA अंदर रह गया। अब यदि ये पूरा सरफेस को देखो, dA यदि अपन जोड़ेंगे तो ये क्या है, एक्चुअल में ये पूरा सरफेस ही तो है। तो यदि हम इस पूरे को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूरा सरफेस ही तो मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं E इंटू ये dA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई R², ये स्फीयर की सरफेस मिल जाएगी। और E की वैल्यू है कितनी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ठीक है, तो ये R² से R² कट गया, तो ये d∅ बराबर से, यानी ∅ बराबर से आ गया, ∅ बराबर से आ गया आपका, हाँ यहाँ से देखो 4 पाई R² कट गया, और यहाँ पर 4 पाई भी था फ्रेंड्स, 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई चला गया। तो ये मिल गया आपको ये आपको मिल गया Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यही तो गॉस थ्योरम है फ्रेंड्स। गॉस थ्योरम ये है, आप थोड़ा सा याद रखें, इसका स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, आप उसको थोड़ा सा मगअप करें, समझे इसको। स्टेटमेंट ये है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the surface is 1/epsilon naught times the total charge inside the body या inside the 3D body। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये इनसाइड द बॉडी। तो मतलब है कि किसी भी बॉडी के अंदर जितना चार्ज है उस चार्ज का 1/ε0 यदि आप निकाल लोगे तो वही क्या कहलाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये बात याद रहेगी। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसका सरफेस कितना बड़ा। देखो यहाँ पर हम तो एरिया की बात ही नहीं कर रहे। जैसे सपोज करो कि मैंने इसी में यहाँ पर एक और बड़ा रेडियस ले लिया। देखो अब मान लेते हैं कि यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो r है यहाँ पर, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है यहाँ पर हम मान लेते हैं 2r है। ठीक है, अब यदि 2r मान लेते हैं, अब यदि हम इस 2r के लिए यदि हम बात करेंगे तो कितना निकलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर से फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, देखो 1/4πε0 Q/r की जगह अब कितना हो जाएगा, 2r का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 4π2r का होल स्क्वायर। देखो 2r यहाँ से कट गया, 4π यहाँ से कट गया, अगेन वही वैल्यू आई, तो phi ऑफ E बराबर से Q/ε0। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका एरिया मतलब सरफेस कितना बड़ा साइज है। ठीक है, अच्छा साइज के अलावा यानी शेप से भी कोई मतलब नहीं है कि इसका शेप क्या है, हर बार इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना ही निकलेगा Q/ε0। ठीक है, अच्छा एक बात, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड, देखो यदि मान लो ये छोटा, ये बड़ा सर्किल, ये और बड़ा सर्किल, ये और बड़ा सर्किल यदि हो जाए तो भी यदि आप देखोगे तो देखो यहाँ पर यदि यहाँ पर हो जाए तो ऐसे में भी फ्रेंड्स क्या होगा, जब यहाँ से एक लाइन गुजरेगी, ये इस तरह से गुजरेगी, देखो ये यहाँ से गुजरेगी, मान लो तो जितनी लाइनें अंदर वाले सर्किल से निकल रही है उतनी लाइनें तो बाहर वाले सर्किल से भी निकल रही है ना, वो थोड़ी अलग अलग थोड़ी निकलेगी यहाँ पर। तो इसका क्या मतलब है, चाहे वो अंदर वाले सर्किल के लिए बात करो चाहे ऊपर वाले सर्किल के लिए बात करो, सबके लिए फील्ड लाइनें उतनी ही होती हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? एक्चुअल में मैं बताऊं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल चार्ज पर डिपेंड करता है। ठीक है, यदि Q चार्ज है तो उसका 1/ε0 होगा। ठीक है, यदि 2Q चार्ज है तो उसका 1/ε0 होगा। तो चार्ज पर डिपेंड करता है, शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता, बस इतना याद रखना। ठीक है, अच्छा यदि मान लेते हैं कि सरफेस जो है मतलब यदि मान लेते हैं कि वो बाहर है, चार्ज यहाँ पर है। ठीक है, अब ऐसे में क्या, ये चार्ज यहाँ पर है, तो देखो अब यहाँ पर चार्ज Q1 है, यहाँ पर चार्ज Q2 है और यहाँ पर चार्ज Q3 है। तो अब इसका जो होगा क्या, जो इलेक्ट्रिक आपका फ्लक्स बनेगा Q1 Q2 किसकी वजह से बनेगा, तो देखो आपका स्टेटमेंट क्या लिखा था, इनसाइड द चार्ज, मतलब जो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा phi ऑफ E बनेगा वो Q1 प्लस Q2 की वजह से तो बनेगा, लेकिन उसमें Q3 शामिल नहीं होगा क्योंकि वो तो आउटसाइड है। अच्छा ऐसा क्यों, आउटसाइड वाले की वजह से क्यों इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनता? देखो सिंपल, कि यहाँ पर क्या है कि मान लेते हैं इसका जो वेक्टर होगा, अब यहाँ पर दो, ये एक तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड लाइनें एंटर कर रही है, एक बार यहाँ से बाहर निकल रही, तो हम यहाँ पर देखो इसका जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, वेक्टर तो हमेशा देखो परपेंडिकुलर आउटसाइड ही होता है ना, एरिया वेक्टर मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर यदि हम मान लो E1 निकालेंगे, यहाँ पर आप E2 निकालोगे तो E1 कितना निकलेगा, अब आप देखो यहाँ पर E1 और E2 तो बराबर ही निकलेगा, E1 बराबर से 4πε0 Q/r², ये तो दोनों का बराबर निकलेगा। जब हम फ्लक्स निकालने जाएंगे, ठीक है, जब हम फ्लक्स निकालने जाएंगे तो दोनों का जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या निकलेगा 1/4πε0 Q/r²। जब ये लगाओगे है ना, तो इसका जो ds होगा, मतलब इसका जो एरिया होगा वो मान लो कि आप dA जो होगा वो होगा आउटवर्ड, यदि मान लो सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन है, यहाँ पर कितना होगा, ये 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पर और यहाँ पर कितना होगा 1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आएगा, डी आएगा। तो एक जगह क्या आ जाएगा, माइनस डी आ जाएगा और एक जगह डी आ जाएगा। मतलब हम यदि यहाँ पर ये बोले फाई ऑफ ई बराबर से ई एस या ई डी एस या डी ए मान लो, एक जगह तो कॉस 0 लिखना पड़ेगा और E इंटू डी ए, और एक जगह कॉस 180 लिखना पड़ेगा। तो ये 180 वाला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसलिए फ्लक्स इसकी वजह से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से शामिल नहीं होता। हाँ, एक बात जरूर है, यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि बात करो, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका एक सर्किल है, ठीक है, यानी यहाँ पर हमने क्या मान लिया, ये Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है। ठीक है, अब यदि यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों के कारण निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 और Q2 दोनों के कारण निकलेगा, लेकिन फ्लक्स केवल उन्हीं के कारण निकलता है जो इनसाइड द बॉडी होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स, गॉस ने क्या किया, एक हमें एक ऐसा शॉर्टकट दे दिया जिससे हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। वरना क्या निकालना पड़ता था, फ्लक्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता था, ई करो, ई इंटू डी ए करो, कॉस थीटा करो। ठीक है, कॉस थीटा, हर जगह हमें क्या करना पड़ता था, ये रूल अप्लाई करना पड़ता था। ठीक है, और पहले फाई नहीं निकलता था तो डी फाई निकालना पड़ता था, फिर सबको ऐड करना पड़ता था। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर एरिया वेक्टर निकालो, फिर उनके बीच का एंगल रखकर उसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, अब ये माथापच्ची खत्म हो गई। उसने बोला कि सीधे सीधे आपको क्या करना, बस चार्ज पता करो, उसमें 1/ε0 का डिवाइड कर दो, खत्म हो गया। यदि आपको ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है तो आप सिंपल इस फॉर्मूले का शॉर्टकट उपयोग कर सकते हो, कोई नहीं फर्क पड़ता। क्योंकि यदि आप ट्राइंगल, यदि आपका मान लो ट्राइंगल शेप होगा तो कुछ और होगा, फिर यहाँ पर क्यूब शेप होगा तो कुछ और होगा, यहाँ पर मान लो सिलेंड्रिकल शेप होगा तो कुछ और होगा, स्फेरिकल होगा तो कुछ और होगा। तो मतलब यहाँ पर यदि हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते तो सबका एरिया अलग अलग निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग निकलती। क्योंकि देखो ना, यहाँ पर क्यूब का अलग निकलता है, यहाँ पर ट्राइंगल शेप का, पिरामिड शेप का अलग निकलता। ठीक है, इस तरह का, और सिलेंडर का अलग निकलता, कोन होता तो कोन का अलग निकलता। यहाँ पर कितनी माथापच्ची थी, यहाँ पर उसने बॉस ने एक सिंपल फॉर्मूला दे दिया, आप इसका चार्ज कितना है उसमें 1/ε0 का डिवाइड कर दो, खत्म हो गया। ठीक है, और इससे ना तो शेप से फर्क पड़ता है ना तो साइज से फर्क पड़ता। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पर मान लो कि एक ट्राइंगल है, तब भी तो उससे उतनी ही फील्ड लाइनें गुजरती। ठीक है, और मान लो ये स्फेयर होता तो स्फेयर से भी उतनी फील्ड लाइनें गुजरती, क्या फर्क पड़ता उससे। ठीक है, चलिए ये बात याद हो गई क्या। अच्छा, एक बात और, यदि मान लेते हैं कि कोई एक सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, इसके अंदर यदि मान लो कोई एक डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल का मतलब जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर केप्ट नियर बाय, जब इक्वल और अपोजिट चार्ज बहुत पास पास रखे तो इसको डाइपोल बोलते हैं। तो इसका फ्लक्स कितना होगा फ्रेंड्स, ये इसका आपको क्वेश्चन याद रखो कि डाइपोल के कारण फ्लक्स हमेशा कितना बनता है। तो डाइपोल के कारण फ्लक्स हमेशा 0 बनता है। क्यों? क्योंकि देखो, इसका यदि हम फ्लक्स निकालेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव निकलेगा, इसका पॉजिटिव निकलेगा, दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ पर, यहाँ जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक का क्या निकलेगा, 1/4πε0, एक का -q निकलेगा। ठीक है, और एक का +q निकलेगा। यहाँ पर सपोज करो एक्सिस क्या रहे, और दूसरे का +q निकलेगा, वो क्या हो जाएगा, आपस में 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर +q -q का जो सम होगा, यानी जो नेट चार्ज निकलेगा, नेट चार्ज कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। तो नेट चार्ज जब 0 है तो इसका मतलब फ्लक्स भी कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ये याद रखना। तो फ्रेंड्स, अब एक बार कहा जाता है कि गॉस जो लॉ है, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल, कहा जाता है कि ये उपयोगी तो है, मतलब एप्लीकेबल तो है, बट नॉट यूजफुल ऑलवेज। मतलब ये हमेशा क्या होता है कि ये इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा नोट कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है कि ये हमेशा एप्लीकेबल तो है, ऑलवेज एप्लीकेबल, बट नॉट यूजफुल ऑलवेज। ठीक है,
क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशन भी होती है, ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशन आपको मैं बताता हूँ। पहली तो इसकी लिमिटेशन ये है कि गॉस सरफेस जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमेशा एक सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। तो गॉस सरफेस यानी क्लोज सरफेस या 3D सरफेस, ग्लॉस सरफेस must be symmetrical about the charge। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान देना कि अनसिमेट्रिकल यदि सरफेस है तो उसको सिमेट्रिकल बनाना पड़ेगा। यही गॉस की लिमिटेशन है, कि जो चार्ज है, यानी जैसे मान लो यहाँ पे चार्ज है तो ये देखो ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मान लो कि ये क्यूब है तो इसके एक कॉर्नर पर आपने चार्ज रख दी, हाँ, आपको सेंटर पर रखना पड़ेगा जिसके चारों ओर ये जो शेप है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड must be symmetrical about all surface। मतलब सभी सरफेस में क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। जैसे मान लो कि ये आपका रेक्टेंगल है तो इसके चारों, यदि मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके दूसरे सरफेस पे भी होना चाहिए, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यदि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे सरफेस पे भी होनी चाहिए। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, बस मेन बात है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का जो एंगल है वो भी हमेशा सेम होना चाहिए, यानी एंगल बिटवीन गॉसियन सरफेस एंड एरिया वेक्टर मस्ट बी सेम। वो भी सब जगह कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका ये एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर ही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सब की सब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेम आपका एंगल बनना चाहिए, ठीक है, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। और फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गॉस सरफेस कभी भी चार्ज से होकर पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। गॉस सरफेस must not pass through any charge, ठीक है। किसी भी चार्ज से होकर नहीं जाना चाहिए। मान लो सपोज करो कि हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ही बनाएं, तो अब यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या यहाँ पे सेंटर पे तो हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर पे तो हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर नहीं रख सकते कि यहाँ पर कॉर्नर से रख दे, ठीक है। कॉर्नर से इसका मतलब है कि गॉस सरफेस पास नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। ये आपकी 4 लिमिट। अब अपन कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे समझे यहाँ पर मैं आपको कुछ शेप बनाकर बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल तो एक यानी सिलेंडर दिया गया है और इसकी जो लेंथ है वो L/2 कही गई है, ठीक है। और इसके इस सरफेस पर यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा, ठीक है। आपको फ्लक्स बताना है कितना होगा फ्लक्स। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया कि गॉस सरफेस क्या है, सिमेट्रिकल होना चाहिए। यदि यहाँ पर चार्ज है बीच में तो इसका मतलब निश्चित है कि एक चार्ज ऊपर भी रहा होगा, ठीक है। हम उसको इमेजिन कर लेते हैं कि इसकी जो लेंथ होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ये इस तरह से पूरा एक सिलेंडर बना होगा, ठीक है। अब इस पूरे सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा,
तो जितना चार्ज Q यदि है, इसके अंदर Q यदि है तो उसका 1/ε0 होगा, लेकिन हमें तो आधे से पूछा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई ऑफ E बराबर से Q अपॉन इसका आधा कितना हो जाएगा, 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक तरीका और भी था, हम ये समझ सकते थे कि यदि मान लेते हैं कि यहाँ से पूरी लाइनें पास हो रही है, ठीक है, यदि यहाँ से जितनी लाइनें पास हो रही है, तो जितनी लाइनें ऊपर पास हो रही होगी, यहाँ से पूरी लाइनें पास हो रही होगी, तो जितनी लाइनें पास ऊपर हो रही होगी उससे आधी लाइनें नीचे पास होती है ना, तो मतलब आधी ही होती है, यानी Q अपॉन 2/ε0 इसका आंसर आता। ठीक है ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम, कि आपको इस तरह से एक सपोज करो एक सेमी सर्कल दिया गया है और यहाँ पर आपका एक चार्ज दिया गया है। ठीक है, अब आपको इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा ये बताना है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, देखो अब इसका मतलब है कि यहाँ पर पूरा ही रहा होगा, इसको हम क्या करें, पूरा बना ले, पूरा इमेजिन कर ले, और इसकी सपोज करो रेडियस r है मान लो, तो इसका फ्लक्स कितना होता है, इसका फ्लक्स होता है फाई ऑफ E बराबर से Q अपॉन ε0, और हमें तो आधा सर्किल दिया गया था, इन्हें स्फीयर दिया गया था, तो इसका मतलब है Q अपॉन 1/2 ε0। ठीक है, ये इस तरह से निकलता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सपोज करो आपको कुछ एक इस तरह की एक प्लेट दी गई है, और इस प्लेट से a/2 डिस्टेंस पर, यहाँ पर a/2 डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट P है, और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, इससे कितना, इस प्लेट से कितना सरफेस जा रहा होगा आपको बताना है। अब आप देखो, सबसे पहले ये प्लेट है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि यदि ये a/2 है तो इसको हम इस तरह से नहीं बना सकते क्या, कि यहाँ से एक क्या हो रहा होगा, एक रेक्टेंगल यहाँ से निकला होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो रहा होगा ये रहा होगा हाफ डिस्टेंस है, तो यानी बीच में ए रहा, यानी चार्ज रहा होगा Q, और ये पूरा एक सरफेस रहा होगा। ठीक है ना, ये पूरा एक मतलब क्यूब रहा होगा। अब इस क्यूब से कितना फ्लक्स गुजरेगा फ्रेंड्स, फाई ऑफ E बराबर से Q अपॉन ε0। ठीक है, अब इसकी टोटल कितनी सरफेस है, 6 सरफेस है, तो हमें तो केवल एक सरफेस से पूछा गया था, ये वाली सरफेस पूछा गया था, तो इसका कितना आ जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 1/6 तो निकलेगा एक प्लेट से, तो 1/6 यानी फाई ऑफ E बराबर से Q अपॉन 6/ε0 होगा इसका। ठीक है, अच्छा ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक आपको क्यूब दिया गया है, तो ये फ्रेंड्स आपको क्यूब दिया गया है और इस क्यूब के कॉर्नर पर एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब ये बोला गया है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स गुजरता है। ठीक है, आपको यहाँ पर फाई ऑफ E बताना है कितना गुजरेगा। अब एक फ्रेंड्स एक बात समझ लो, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये पास तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी जो गॉसियन सरफेस है वो कभी भी किसी भी चार्ज से पास नहीं होना चाहिए, तो ऐसे में हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम एक सिमेट्रिकल सरफेस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब आप देखो समझो, यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं ना कि नीचे भी क्या रहा होगा, नीचे ऐसे 8 सरफेस रहे होंगे, यानी 4 क्यूब नीचे रहे होंगे। जैसे देखो ये एक है, यहाँ पर ये एक क्यूब है, ऐसा 2 3 4 नीचे रहे होंगे और 4 ऊपर रहे होंगे, 5 6 7 8, और ये सेंटर में रहा होगा। मतलब यहाँ से देखो ये एक चार्ज के बीच में नीचे 4 है, और ऐसे ही 4 कहाँ है, ऊपर रहे होंगे। ठीक है, ये ऐसे ही 4 क्यूब ऊपर रहे होंगे, और उन सबके ये बीचों बीच है। ठीक है ना, ये आप समझो इसको, तो इसका मतलब है कि यदि ये बीचों बीच है तो ऐसे में ये जो टोटल यहाँ पर ये जो चार्ज है ये 8 क्यूब को कवर किया हुआ है।
8 क्यूब, और इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो कितना होगा, फाई ऑफ ई बराबर से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम तो केवल एक क्यूब की बात कर रहे हैं, यानी एक छोटे से क्यूब की बात कर रहे हैं हम, तो वो 8वें की, तो फाई ऑफ ई बराबर से कितना जाएगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है ना ये। अच्छा, और एक बात, यदि मान लेते हमसे ये पूछता कि इस में से कोई एक सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स बताओ कितना है, कोई एक, तो एक बात बताओ, देखो टोटल जो है इसमें कितनी सरफेस बाहर दिख रही होगी। अब आप देखो, एक तरफ 4, एक तरफ 4, ऐसे टोटल 24 सरफेस है। तो 24, आपको लग रहा है ना, 24 में से एक सरफेस से पूछा गया है, तो फाई ऑफ ई बराबर से कितना आ जाता है यहाँ पर 1/24 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन की वजह से, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कोन। ठीक है, कोन की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है ये अपने को देखना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए देखो सिंपल, मैं आपको एक सबसे पहले कोन बनाकर बताता हूँ कैसे बनता है। चलिए फ्रेंड्स, ये कोन है और ये एंगल थीटा है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी आपको पता ही है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बाहर की ओर निकल रही होगी। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अब आपको बताना है कि इस पूरे सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा होगा। तो सिंपल देखो, ये वाली हम क्या करते हैं, यहाँ पर यदि इसकी रेडियस r है और ये जो सेंटर से जो डिस्टेंस है ये x है, तो यहाँ का जो इसका आपका मतलब डायगोनल बन रहा होगा √x² + r² बन रहा होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बीच में हम एक छोटी सी क्या मानते हैं, एक इलेक्ट्रिकल रिंग मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम किसकी इमेजिनेशन करते हैं, एक रिंग की इमेजिनेशन करते हैं, ये रिंग। ठीक है, और ये जो रिंग है, रिंग की डिस्टेंस यहाँ से देखो, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर भी रिंग की वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा। ये यहाँ पर ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और इसका भी तो एरिया वेक्टर बन रहा होगा। एरिया वेक्टर फ्रेंड्स इसका मान लेते हैं कि ये इसका एरिया वेक्टर है। ठीक है, ये इसका एरिया वेक्टर है, और इनके बीच में एंगल मान लेते हैं अल्फा, क्योंकि अलग अलग एंगल बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका इस पॉइंट की वजह से इस रिंग पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो निकालना है सबसे पहले। तो देखो E बराबर से, देखो अपने को तो सबसे पहले एक्चुअल में क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dA इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या वेरिएशन में है, क्योंकि देखो यहाँ पर पास में है तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता जा रहा है, मतलब ये कांस्टेंट तो नहीं है, वेरिएशन में। तो वेरिएशन में है तो निश्चित रूप से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा फ्लक्स निकालने के लिए। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है फ्रेंड्स, देखो इसकी रिंग की रेडियस मान लेते हैं हम कितनी है, स्मॉल r। कितनी, स्मॉल r, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, अब आप बताओ, यहाँ पर ये डिस्टेंस आ जाएगी √r² + x², स्मॉल r, तो उसका स्क्वायर आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर r² + x² आ गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, तो d है। तो ये रिंग को जब अपन ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स ये एक पतली सी ऐसी प्लेट ही तो कहलाई, और इसकी जो सर्कमफेरेंस कितनी होगी, 2 पाई r, और इसकी विथ अपन मान लेते अपने 2dr है, बहुत छोटी है, तो इसका जो एरिया बन जाएगा 2 पाई r इंटू dr, इसका विथ बन जाएगा। ठीक है, और अब cos थीटा निकालना आपको, तो cos थीटा देखो यहाँ पर cos यहाँ पर देखो
थीटा कहाँ से कहाँ तक है, समझ रहे हैं आप। यहाँ पर ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस, तो अपन बेस अपॉन हाइपोटेनियस निकल जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये तीनों वैल्यू को हम रख दें तो आपका फ्लक्स निकल जाएगा, फ्लक्स फाई ऑफ ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसकी ई की वैल्यू आ गई, ठीक है, और डी ए की वैल्यू कितनी है 2 पाई आर डी आर हो गई, ठीक है, और साथ में एक्स अपॉन कितना हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब फाई ऑफ ई बराबर से क्या होगा, ये 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आपका आ गया क्यू, ये एक्स को भी बाहर कर लो। अच्छा एक्स को बाहर इसलिए कर लो क्योंकि एक्स तो बदलेगा नहीं, चाहे कितनी रिंग हो जाए एक्स थोड़ी बदलेगा, एक्स तो वही की वही बना रहेगा। तो ये हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टू एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या रह गया आपका, देखो अंदर रह गया आपका, ये रह गया स्मॉल आर डी आर डिवाइड बाय इसकी पावर कितनी हो गई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इस पूरी टर्म्स को, ये जो पूरी टर्म्स है इसको आप लोग क्या मान लो टी मान लो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप कितना मान लो टी मान लो। इसको आपको क्या कर दो आर के रिस्पेक्ट में, उसको टी के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इसको आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2r dr आ जाएगा, और एक्स का तो 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2t dt हो जाएगा, ठीक है, एक्स का 0 हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। अब ये वैल्यू को यहाँ रख दें तो क्यू एक्स अपॉन कितना आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट, और आर डी आर की जगह कितना रख दें, ये 2 से ये 2 चला गया, यहाँ कितना आ जाएगा टी डी टी आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, इस पूरे की जगह टी स्क्वायर रखें, टी स्क्वायर और पावर कितनी है 3/2, तो ये पावर कट जाएगी, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगी, तो क्या आ गया क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा डी टी अपॉन टी की पावर 3 में से 1 कट जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा टी की पावर 2। अब 1/t स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन करोगे फ्रेंड्स, सॉरी ये x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा -1/t, ठीक है, पावर ऊपर जाएगी एक जुड़ेगी फिर अब डिवाइड हो जाएगा। अच्छा इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है फ्रेंड्स, अब आप भूल गए, अपन 0 से लेकर r तक है, कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेकर r तक, कैपिटल R तक तो जाना है अपने को, तो 0 से लेकर r तक ये कैपिटल है। अब t की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, अभी अभी अपने बनाए थे, ये देखो यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो, तो t की वैल्यू क्या निकलेगी अंडर रूट में निकलेगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ पर रख दो क्यू एक्स 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन, माइनस को बाहर कर लो तो एक बार आर आ जाएगा माइनस, पहले सॉरी अपने क्या करना था, पहले t की जगह वैल्यू रख देते जो अपन ने माने है ना, तो वो कितनी है 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0 to r। अब रखते हैं इसकी वैल्यू माइनस क्यू एक्स अपॉन कितना आ गया 2, चलो अब आपको x की जगह सॉरी r की जगह क्या रखना है, r कैपिटल R लिखना है, तो माइनस क्यू एक्स अपॉन कितना आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर माइनस, अब इसकी जगह क्या लिखना है 0 लिखना है, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर बचेगा, तो x बचेगा यहाँ पर। अच्छा माइनस को आप क्या कर दो अंदर कर दो, दूसरा x का भी मल्टीप्लाई कर दो, तो आप आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन x को भी अंदर कर रहे हैं, तो माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये x से x कट गया, तो q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर एक बात फ्रेंड्स देखो, हमने क्या माने थे, ये आपका बेस लाइन थी x थी, ये आपका रेडियस r था, ये आपका ठीक है डायगोनल थी, ये बन गई थी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब और ये आपका थीटा एंगल था, तो आपको क्या लगता है ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा की वैल्यू नहीं है क्या, कॉस थीटा बराबर से x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही तो है ये, तो हम इसको फाई ऑफ ई क्या लिख सकते हैं
Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हमारा उस कोन के सरफेस से जाने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बन गया फ्रेंड्स, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रूफ आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब ऐसे एक और क्वेश्चन भी बन सकता है फ्रेंड्स, यदि कोई बोले कि आपका कोई एक मान लो सिलेंडर है, ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पर ये सिलेंडर है। अब आपसे ये पूछा जाए कि इस सिलेंडर के इस सरफेस से कितना फ्लक्स गुजरेगा, आपको ये बताना है, तो कैसे पता लगाओगे। तो सिंपल फ्रेंड्स, आप क्या करोगे, देखो अभी अभी आपको मैंने बताया, तो यहाँ से यहाँ आप क्या मान सकते हो, ये इसको दो कोण में नहीं बांट सकते अपन, ठीक है, बांट सकते कि नहीं। और ये एक कोण का तो अपने को पता है चल ही गया कि एक कोण से कितना, मान लेते हैं कि इसकी टोटल जो लेंथ है 2r है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो r है। तो यहाँ पर थोड़ा समझना कि ये आधी कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी, ये भी r हो जाएगी। तो ये r और ये r यानी दो जब ट्राइंगल में जब सेम वैल्यू आ जाती है तो ये एंगल कितने का होगा, 45 का ही होगा ना ये एंगल। तो ये एंगल आपका कितने का हो गया, 45 का हो गया। तो ये कोण से निकलने वाला सरफेस आपको पता हो जाएगा, तो आप निकाल सकते हैं कि कितना इससे सरफेस बचे निकलेगा। देखो आपको यहाँ पर इस पूरे सिलेंडर से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, फाई ऑफ ई बराबर से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पर अब इस कई बार इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स गुजरेगा, ये बताने का पूछा जाता है। तो आप ये दो सरफेस टोटल में से घटा दो तो आपको निकल जाएगा कि कर्व सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो यहाँ पर माइनस कितने सरफेस है, दो, और एक सरफेस से कितना फ्लक्स गुजरता है, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 45, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कितना निकल जाएगा, Q एप्सिलॉन नॉट माइनस ये 2 से ये 2 कट जाएगा फ्रेंड्स, तो ये भी आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय रूट 2, ठीक है। तो इसमें से 1 ये कॉमन करेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 1 बाय रूट 2, 1 से 1 कट गया तो वैल्यू आ गई Q अपॉन अंडर रूट 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस पूरे सिलेंडर से Q अपॉन रूट 2 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स इससे पास होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अच्छा, फ्लक्स की यूनिट वगैरह आप पहले भी निकाल लिए होंगे। देखो फ्लक्स की यूनिट कितनी होती है, फ्लक्स बराबर से होता है ई एस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर पर कूलम, ये तो आपको पता होगा यूनिट। चलो तो एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए एक छोटा सा मान लो कि एक घड़ा है, ठीक है, अर्थ पिक्चर है, और ये हाइट मान लो इसकी दी गई है h और इसकी छोटी सी रेडियस दी गई है r, और यहाँ पर सपोज करो ये एंगल दिया हुआ है, जो आधा एंगल दिया हुआ थीटा, और आपसे पूछा गया कि इस कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स गुजरेगा ये पता लगाना है। तो देखो आप क्या करो, इस पूरे घड़े से कितना फ्लक्स गुजरेगा, फाई ऑफ ई बराबर से ई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसके अंदर Q चार्ज है। तो इसमें से इस कोण की वजह से कितना सरफेस जो बन रहा है वो घटा दो, तो ये कितना आएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। इतना फ्लक्स घटा देंगे तो ये निकल जाएगा कितना यहाँ पर फ्लक्स बनेगा। क्लियर है ना यहाँ पर। ये तो अब डिपेंड करेगा आपका इस पर। यहाँ पर देखो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन करोगे तो 1 माइनस कितना आ जाएगा, हाफ प्लस कॉस थीटा। तो ये हाफ कितना आ जाएगा यहाँ पर, Q अपॉन यहाँ पर हाफ प्लस कॉस थीटा। यदि आपको थीटा की वैल्यू पता हो
तो आप यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने इसके इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए और आगे भी देखेंगे। जो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, और जो मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।